मारुति के गुजरात प्लांट को लेकर बवाल जारी। संस्थागत निवेशकों ने कंपनी को फिर पत्र लिखा। कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुजुकी के प्रस्ताव को करे खारिज, लेकिन मारुति ने फिर दोहराया डील सभी निवेशकों के हित में। फरवरी में व्यापार घाटे के मोर्चे पर मिली बड़ी राहत। पिछले साल के मुकाबले ट्रेड घाटे में 42% की कमी आई, लेकिन एक्सपोर्ट में गिरावट ने बढ़ाई चिंता। 5 दिन की शानदार तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव। सेंसेक्स निफ्टी 0.5% से ज्यादा की गिरावट पर बंद। बैंक और मेटल शेयर सबसे ज्यादा टूटे। दिन के कारोबार में शानदार तेजी दिखाने के बाद रुपए ने बढ़त गंवाई। $1 का भाव फिर 61 के करीब पहुंचा। नरेंद्र मोदी की दावेदारी को लेकर सस्पेंस करीब खत्म। वाराणसी के साथ अहमदाबाद पूर्व से मिल सकता है टिकट। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। राहुल गांधी ने की मोदी की जमकर खिंचाई। इशारों में ही कहा देश को चौकीदार नहीं अधिकार चाहिए। सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए चमक रहा है गुजरात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद। 200 नक्सलियों ने घात लगाकर किया था हमला। अधिकारियों के साथ रमन सिंह की आपात बैठक। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी खबरें। मुंबई के नामी बिल्डर हीरानंदानी पर आयकर विभाग के छापे। ग्रुप कंपनियों पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का शक। इंडस्ट्री को नई सरकार से आर्थिक सुधारों की उम्मीद। फिक्की और सीआईआई ने देश की सभी नेशनल और रीजनल राजनीतिक पार्टियों को सौंपा अपना आर्थिक एजेंडा। फसल की कीमत, बच्चों की शिक्षा और महंगाई हैं किसानों के लिए सबसे बड़े मुद्दे। सीएसडीएस लोकनीति के सर्वे में 30% किसानों ने कहा बीजेपी को डालेंगे वोट। 17% किसानों की पसंद कांग्रेस। मौसम के बिगड़े मिजाज से देश के कई हिस्सों में फसलों को भारी नुकसान। किसानों की उम्मीदों पर बरसे ओले। और सिर्फ 2000 रुपए में करें हवाई सफर। स्पाइस जेट कल से लगाएगा 5 दिन का समर सेल। 14 अप्रैल से 30 जून तक की बुकिंग के लिए आए हैं ऑफर। लेकिन गर्मियों में आइसक्रीम का मजा लेना महंगा। आइसक्रीम बनाने वाली कंपनियां 10% तक बढ़ा सकती हैं दाम। सुजुकी के साथ मारुति की प्रस्तावित डील एक बार फिर बुरी तरह से फंसने की कगार पर आ गई है। मारुति अपना गुजरात प्लांट सुजुकी को ट्रांसफर करना चाहती है, लेकिन संस्थागत निवेशकों को ये डील रास नहीं आ रही है। क्या चाहते हैं निवेशक, क्या है उनकी शिकायत, अब ये सब बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से हमारे संवाददाता अतुल मिश्रा। अतुल, एक बार फिर गुजरात प्लांट को लेकर मारुति और निवेशकों के बीच तनातनी बढ़ रही है, क्या है ये पूरा मामला? जी, गुजरात प्लांट को लेकर जो निवेशकों की नाराजगी है वो बढ़ती जा रही है। और अभी तक अगर देखें तो अभी नई फिलहाल फिर निवेशकों की तरफ से, संस्थागत जो निवेशक है उनकी तरफ से मैनेजमेंट को चिट्ठी लिखी गई है और ऐतराज जताया गया है। पिछली बार आरसी भार्गव जो चेयरमैन है मारुति के, उनको करीब 7 संस्थागत निवेशकों ने, म्यूचुअल फंड्स ने चिट्ठी लिखकर ऐतराज जताया था। अब करीब 9 और संस्थागत निवेशकों ने ऐतराज अपना जताया है। कुल मिलाकर इनकी संख्या बढ़ती जा रही है और इसमें जो सबसे बड़ा ऐतराज जताया जा रहा है वो ये है कि कंपनी की जो कोर एक्टिविटी है मैन्युफैक्चरिंग, वो हाथ से निकल जाने के बाद मारुति आने वाले समय में केवल एक आउटसोर्सिंग कंपनी बनकर रह जाएगी, ऐसा संस्थागत निवेशकों का कहना है। और धीरे धीरे मारुति सुजुकी जो है वो एक शेल कंपनी बनकर रह जाएगी। लिहाजा निवेशकों ने मैनेजमेंट को लिखी चिट्ठी में मांग की है कि जो ये फैसला लिया है मारुति ने फिलहाल गुजरात प्लांट को एसएमसी को देने का, उसको तुरंत रद्द किया जाए। कुल मिलाकर यहां देखें तो अभी जो प्रमोटर्स हैं उनकी 56%, 56.21% की हिस्सेदारी है, जबकि 14% संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी है। तो यहां पर एक देखा जाए तो इस डील से बड़ा तबका नाराज है और हालांकि कंपनी की तरफ से समझाने की बार बार कोशिश निवेशकों को की जा रही है, लेकिन ऐतराज और नाराजगी जो है उनकी तरफ से बढ़ती जा रही है। अतुल, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स पहले इस डील के पक्ष में थे, लेकिन अब खबर यह भी है कि 4 डायरेक्टरों ने डील पर विरोध दर्ज किया है। इस पर क्या अपडेट है?
जी, एक तरह से देखा जाए तो मारुति के फैसले पर एक बड़ा झटका है, क्योंकि अभी तक संस्थागत निवेशकों की तरफ से ही इस डील पर ऐतराज जताया जा रहा था, लेकिन अब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की तरफ से भी ऐतराज जताया गया है। 4 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो हैं वो इस डील के खिलाफ हैं और उन्होंने अपना कंसर्न जताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले पर, पूरी इस डील पर और कानूनी राय की जरूरत है। और साथ ही उन्होंने टैक्स के मुद्दे पर सफाई मांगी है। उनका कहना है कि टैक्स का जो वहाँ स्ट्रक्चर होगा उसको और क्लियर किया जाए। इसके अलावा जो प्राइसिंग होगी, गुजरात प्लांट में जो कारें बनेंगी, उस पर भी उन्होंने क्लियरिटी की मांग की है, स्पष्टता चाहिए उनको। और साथ ही उन्होंने जो रॉयल्टी का मुद्दा है उस पर भी सफाई मांगी है कि जो गुजरात प्लांट से जो रॉयल्टी जाएगी एसएमसी को, वो क्या होगी और उसको और क्लियर किया जाए कंपनी की तरफ से। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इक्विटी होगी इस गुजरात प्लांट में लगाई जाएगी उस पर रिटर्न नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो मार्कअप होता है, खासतौर से यहाँ से जो बनने वाली कार है, प्राइसिंग के लिए मार्कअप यहाँ की कारों पर जो है नहीं लगाया जाए। और इसके साथ ही उन्होंने एक और बात जो अहम कही है वो कही है कि डेप्रिसिएटेड एसेट के तौर पर 15 साल बाद प्लांट जो है मारुति सुजुकी को सौंप दिया जाए। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दी गई है, क्योंकि वो पिछले जो जनवरी में बोर्ड ने यह फैसला लिया था मारुति के, तो उस बैठक में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी शामिल ही थे। लेकिन उनका कहना है कि फैसला सैद्धांतिक है और उन्हें जो लास्ट मीटिंग थी उसके मिनट्स का इंतजार है और 15 मार्च को इस मामले में जो है पूरे ब्यौरे पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। जी अतुल, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और दूसरी ओर मारुति का मैनेजमेंट निवेशकों को मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कंपनी के एमडी ने कहा है कि डील पर फैसला ले लिया गया है, लेकिन निवेशकों को समझाने की कोशिश भी लगातार जारी है। I believe so because we decided already that we tried. Of course, we have to check some detail point, but as far as we believe, this isn't good for all Maruti people and all shareholders. That's why we try to go more. Maybe that they will understand our theory and the logic and etc. Sooner or later, I believe that they understand. We try to persuade them. व्यापार घाटे के मोर्चे पर बड़ी जीत मिली है। फरवरी में व्यापार घाटा 42% घटकर $813 करोड़ पर पहुंच गया है। फरवरी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में गिरावट दर्ज हुई है, लेकिन एक्सपोर्ट करीब 4.25% घट गया है, जबकि इंपोर्ट 17% घटकर $3400 करोड़ के पास पहुंच गया है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए बात करते हैं हमारे बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, सरकार के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर है? तो अगर आप केवल घाटे के आंकड़े को देख रहे हैं तो बड़ी राहत की बात है। इसके बाद जो करंट अकाउंट डेफिसिट का टारगेट, जिसको अभी तक वित्त मंत्री जी कह रहे थे कि शायद वो 50 बिलियन होगा, अब कुछ अर्थशास्त्री कहने लगे हैं कि शायद ये और भी कम हो सकता है और बहुत मुमकिन है कि हम शायद 35-40 बिलियन तक ही का आंकड़ा देख लें। तो आप एक वक्त 5% जीडीपी का घाटा कर रहे थे और अब वो घटकर शायद इस साल 2.5% के आसपास रह जाएगा। तो बड़ा एक टर्न अराउंड है। लेकिन जब आप इसके अंडरलाइंग्स देखते हैं तो खुशी उतनी ज्यादा नहीं टिकती। जैसे कि आप देखिए, एक्सपोर्ट भी आपको कम होता हुआ दिख रहा है। ये अच्छी बात नहीं है। घाटा पूरा होने के लिए इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा होना चाहिए। दोनों घटते हुए नजर आ रहे हैं तो फिर ये फिक्र की बात है, अगर कल को इंपोर्ट बढ़ा तो आपके पास उसका फिर कोई बैकअप नहीं है। दूसरी बात, अगर आप देखें तो जो इंपोर्ट कम हो रहा है उसमें भी गैर जरूरी नहीं बल्कि जरूरी इंपोर्ट भी कम हो रहा है, और वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि इकोनॉमी में मंदी गहराती जा रही है। जिस तरह से काफी इकोनॉमिस्ट जो 5% के आसपास जीडीपी ग्रोथ के टारगेट लेकर चल रहे थे, अब वो 4.25 पे आ गए हैं। तो ये इस लिहाज से अगर आप इस पूरी खबर को देखें तो कहना होगा कि मिलीजुली है। बहुत ज़्यादा खुश होने की बात शायद इसमें नहीं है। जिस तरह का स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट करना ज़रूरी है एक सस्टेनेबल व्यापार घाटे को रखने के लिए, वो दरअसल देखने को नहीं मिला है। जी शुक्रिया प्रदीप। इधर 5 दिनों की शानदार तेजी के बाद बाजार आज सुस्ताने के मूड में आ गया। सेंसेक्स निफ्टी का आज करीब 0.5% तक गिरावट पर बंद हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि निफ्टी 6500 के अहम स्तर के ऊपर मजबूती से टिका हुआ है। बाजार का पूरा हाल अब बता रहे सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। 5 दिनों की मजबूती पर आज भारतीय बाजारों में लगाम लगती हुई दिखी। विदेशी बाजारों से मिले जुले संकेत और कल के सेशन में एफआईएस की कैश मार्केट की खरीदारी के आंकड़े जरूर थे, लेकिन वायदा कारोबार में थोड़ी बिकवाली का आंकड़ा देखने के बाद ट्रेडर्स सतर्क हुए और उन्हें लगा कि 6550 के ऊपर थोड़ा सा बाजार अटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मुनाफा वसूली करना ठीक समझा, लेकिन
6500 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेने की कोशिश भी निफ्टी ने की। दिन के दौरान एक बार हम उसके नीचे फिसले, लेकिन फिर से रिकवरी होती हुई दिखी। इंट्राडे में हमने कल के आसपास के जो नए लाइफ टाइम हाई थे वो हमने छुए जरूर, लेकिन थोड़ी मुनाफा वसूली वहां से आती हुई दिखी। मिड कैप शेयर सुबह से मजबूत थे, लेकिन फाइनली आखिरी 1-1.5 घंटे में वहां पर भी थोड़ी सी बिकवाली का दबाव बढ़ते हुए दिखा। लाल निशान में वो बंद हुए। स्मॉल कैप इंडेक्स फ्लैट बंद हुआ। गिरने वाले शेयरों की तादाद इसी वजह से ज्यादा रही बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले में, और वॉल्यूम्स 2,12,000 करोड़ के आसपास के। जिस तरह से चाइना में ग्रोथ की चिंताएं, मेटल शेयर वहीं से कमजोर होते हुए नजर आए। सबसे ज्यादा मार यहीं पड़ी हिंडाल्को, टाटा स्टील जैसे शेयरों में देखिए तेज गिरावट होती हुई दिखी, और बैंकिंग शेयर भी मजबूत शुरुआत करने के बाद ऊपरी लेवल से फिसलते हुए दिखे। एसबीआई, पीएनबी से दबाव बना। ऑटो शेयरों में आज अच्छी खासी मुनाफा वसूली आई। महिंद्रा, मारुति जैसे शेयर काफी कमजोर रहे। वहीं फार्मा शेयरों में लगातार कमजोरी का रुख बरकरार है। सन फार्मा फिर से कमजोर हुआ, और अब मिड कैप फार्मा स्टॉक्स वोकार्ड, औरोबिंदो जैसे भी कमजोर होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन रियल एस्टेट स्पेस काफी मजबूती की। कमजोर बाजार में भी ये शेयर आज फिर से अच्छी बढ़त दिखाने में कामयाब रहे। डीएलएफ में तो मजबूती हुई, लेकिन इसके बाहर छोटे शेयर भी काफी ऊपर होते हुए दिखे। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पूर्वांकरा जैसे। पावर और इंफ्रा शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी आज। टाटा पावर और रिलायंस इंफ्रा के लिए दिल्ली से काफी बेहतरीन खबर आती हुई दिखी। उनके कुछ एरियर्स और ड्यूज बकाया वसूल करने को लेकर डीआरसी की तरफ से जो खबरें आई, उसके बाद इन दोनों शेयरों में बड़ा उछाल दिखा। जीवीके पावर, जीएमआर, आईआरबी इंफ्रा जैसे इंफ्रा स्टॉक्स भी आज पॉजिटिव बंद होने में कामयाब रहे। लेकिन इनके अलावा आईडीएफसी, निफ्टी पर एक बढ़ने वाले शेयरों में जिक्र करना होगा, जहां पर लगातार तेजी का सिलसिला बरकरार है। ओएनजीसी में भी आखिरी आधे घंटे में तेजी बनती हुई दिखी। निफ्टी पर कमजोर शेयरों में जिंदाल स्टील और कुछ सरकारी कंपनियां एनएमडीसी, गेल जैसी शामिल थी। खबरों के दम पर जो एक्शन दिखा आज कई स्टॉक्स में, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज आज बोर्ड बैठक थी फंड रेजिंग को लेकर, और उसके चलते स्टॉक में आज फिर से एक बड़ा उछाल दिखा 5% का। पेट्रोल इंजीनियरिंग को एक ऑर्डर मिला है 55 करोड़ का, और उसके बाद स्टॉक पर 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा। और ऐसा ही रुझान कई दूसरे इंफ्रा स्टॉक्स में भी दिखा। सीएट, जहां पर रबर की कीमतें लगातार गिरने का फायदा टायर कंपनियों को मिल रहा है, और सीएट में आज 4% की बड़ी उछाल होती हुई दिखी। तो कह सकते हैं इतनी तेजी के बाद आज बाजार थोड़े से थमते ठहरते हुए दिखे। मुनाफा वसूली का दिन था, लेकिन मूड और सेंटीमेंट अब भी बाजार में कॉशियस लेकिन पॉजिटिव बना हुआ है। गैस कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रशांत भूषण की अर्जी पर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की है। आज से शुरू हुई इस सुनवाई में कंपनी ने कहा कि गैस कीमतों में बढ़ोतरी से सरकारी कंपनियों ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को ज्यादा फायदा होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि देश में कुल गैस उत्पादन में ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की हिस्सेदारी 70% से भी ज्यादा है, लिहाजा अगर कीमतें बढ़ती हैं तो इन कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। सुप्रीम कोर्ट में रिलायंस ने यह दलील भी रखी है कि अब केजी यानी कृष्णा गोदावरी बेसिन से यहाँ पर ज़्यादा कुएं वहाँ नहीं खोदे जा सकते, इसलिए वहाँ से उत्पादन तुरंत बढ़ाना संभव नहीं है। कंपनी ने कोर्ट को ये जानकारी भी दी है कि केजी D6 की D1 D3 फील्ड से 8 MMSCMD गैस का उत्पादन होता है। प्रशांत भूषण ने यह दलील भी दी है कि गैस की लागत $1 के करीब पड़ती है। इस दलील के जवाब में रिलायंस के वकील हरीश साल्वे ने कहा कि सिर्फ लागत नहीं बल्कि एक्सप्लोरेशन पर होने वाले खर्च को भी देखना चाहिए। और मोदी की उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस खत्म। वाराणसी के अलावा और कहां से लड़ेंगे चुनाव, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। और आम आदमी पार्टी में शुरू हुआ बिखराव, कैसी है आगे की राह, ब्रेक से आगे। और अब देश भर से कुछ बड़ी राजनीतिक खबरों पर डालते हैं एक नजर। नरेंद्र मोदी कहां से चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर सस्पेंस लगभग खत्म होता दिख रहा है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पूर्व और वाराणसी से चुनाव लड़ सकते हैं। गुजरात की संसदीय कमेटी की बैठक में मोदी की सीट पर फैसला हुआ है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए चलते हमारे संवाददाता मनीष देसाई के पास। मनीष, क्या अब लगभग तय है कि मोदी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पूर्व और वाराणसी दोनों जगहों से अपनी उम्मीदवारी कर सकते हैं। ये दोनों जगह से चुनाव लड़ने का जो रीजन माना जा रहा है वो ये है कि एक स्ट्रेटेजिक तौर पर ये दोनों जगह पर नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वाराणसी ऐसा इलाका है जहां से नॉर्थ
और ईस्ट के जो स्टेट है वहां पर वो अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। वहां के वर्कर्स में नरेंद्र मोदी अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो काफी उत्साह बढ़ सकता है। और जो टारगेट है बीजेपी का कि जितनी मैक्सिमम सीटें निकाल सके, खासकर यूपी में 40 से ज्यादा सीटें निकालने का जो उनका टारगेट है वो इससे पूरा होता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा जो अहमदाबाद पूर्व की सीट है, जो जहां पर पिछले 7 टर्म से हरिन पाठक यहां पर एमपी के तौर पे चुने जाते हैं, वो काफी सेफ सीट मानी जाती है। और नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात के आदमी का एक मॉडल रखा है, गुजरात के डेवलपमेंट को बेचा है, इन मुद्दों को भी वहां पर एनकेश किया जा सकता है। इसलिए ये दोनों जगह से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र मोदी, ऐसे हमारे सूत्र बता रहे हैं। और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने अपने खास आदमी अमित शाह को यूपी के प्रभारी बना के 6 महीने पहले ही वहां पर उतार दिया है। बीजेपी शिवसेना में खटपट हो गई है। बीजेपी और एमएनएस की नजदीकियों के बाद अब शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने इशारों में बीजेपी और एनडीए को चेतावनी दे डाली है। उद्धव ने बीजेपी से पूछा है कि महाराष्ट्र में उनका नेता कौन है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर बीजेपी शिवसेना में गठबंधन है तो बिना आधार वाले लोगों को क्यों जोड़ना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने बीजेपी के साथ अपना गठबंधन मजबूत बताया है। इस बीच महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश भी की है। आम आदमी पार्टी में फूट पड़ने लगी है। पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रहे अशोक अग्रवाल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी में टिकट बंटवारे को लेकर दुखी अशोक अग्रवाल ने कहा कि पार्टी के विधायक रहे विनोद कुमार बिन्नी जो भी आरोप लगा रहे थे वो सही थे। मैंने ये आज जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव से भी और पार्टी के सभी पोस्ट से रिजाइन दे दिया है और इस लेटर के अंदर सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है। और उसमें मेन जो रीजन है वो यही है कि जिस ऑब्जेक्टिव से ये पार्टी बनी आम आदमी को लेकर, वहाँ मुझे इस पीरियड के अंदर ये दिखा कि आम आदमी का कोई भी वजूद वहाँ पर नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने इलेक्शंस के अंदर इलीट लोगों को टिकट्स बांटे हैं, आम आदमी को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया है, वो बहुत बड़ा कारण एक रहा। आइए अब इन दोनों खबरों के राजनीतिक पहलुओं को समझते हैं सीएनबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया से। संजय जी, जिस बुनियाद पर आम आदमी पार्टी खड़ी है उस पर ही अब सवाल उठने लगे हैं। उसके संस्थापकों में ही अब फूट पड़ती दिख रही है। आज अशोक अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद जो कामयाबी मिली थी, क्या वो लोकसभा चुनाव में मिलती दिख रही है? आम आदमी पार्टी की चमक लगातार फीकी होती जा रही है और अशोक अग्रवाल का जो इस्तीफा हुआ है इसको अहम मानना चाहिए, इसलिए कि अशोक अग्रवाल की दिल्ली में एक अपनी हैसियत रही है, उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड है और उनकी एक क्रेडिबिलिटी है। अगर ऐसे लोग छोड़ रहे हैं और जिस मुद्दे को उठा के छोड़ रहे हैं वो मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण है और वो मुद्दा ये है कि आप आम आदमी पार्टी हैं लेकिन एलीट लोगों को टिकट दे रहे हैं। तो दरअसल अगर आप क्रिटिकल स्क्रूटनी करें तो पाएंगे कि जितने भी हेडलाइनर नेम्स आ रहे हैं सामने, वो सब लोग एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग रहे हैं अभी तक। आप आशुतोष की बात कर लें तो एक मिनिस्ट्री मीडिया से थे, आशीष खेतान मिनिस्ट्री मीडिया में नौकरी करते थे, बालाकृष्णन मिनिस्ट्रीम कॉर्पोरेट इंडिया से गए हुए व्यक्ति हैं, मीरा सान्याल मिनिस्ट्रीम कॉर्पोरेट इंडिया से गए हुए व्यक्ति हैं। इसी तरीके से कुछ पॉलिटिकल एनिमल्स भी इनके साथ हैं। तो ये बहुत नाम पाने वाले, सुर्खियां पाने वाले, हाई डेसिबल कैंपेनिंग के हिसाब से लिस्ट बनी है। ये एक आंदोलन से उपजे हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं है जिस पर कि आम आदमी का भरोसा बढ़े। यही मुद्दा बना करके अशोक अग्रवाल ने पार्टी को छोड़ा है। जाहिर है कि कुछ मतभेद और मनभेद रहे होंगे, इसीलिए इनकी जो कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है उसको देख करके मैं 2 कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। एक तो ये कि बहुत सीरियस कैंडिडेट्स ये लोग ढूंढ नहीं पाए हैं ज्यादातर सीटों पर, अगर कुछ एक सीटों को छोड़ दें तो। और दूसरी बात, जिस प्रकार का सपोर्ट मिल रहा था तरह तरह के सामाजिक वर्गों से, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और उसकी एक सबसे बड़ी पहचान है कि चंदे की रकम इनकी जिस तरीके से कम हो रही है, क्योंकि देखिए उसी एलिट क्लास से इनको बैकिंग मिल रही थी कि हम आपके लिए काम तो नहीं कर सकते, आपको कुछ पैसा दे सकते हैं, लेकिन डोनेशन इनके लगातार कम होते जा रहे हैं। तो इन 2 पैमानों पर आम आदमी पार्टी की चमक पक्के तौर पर फीकी पड़ रही है। संजय, दूसरी बड़ी खबर, शिवसेना के विरोध के बावजूद बीजेपी एमएनएस को साथ लेना चाहती है। क्या बीच का कोई रास्ता निकल सकता है? देखिए, बीजेपी बहुत ही डिफिकल्ट रोमांस करने की कोशिश कर रही है। 2 आपस में जो एक दूसरे की शक्ल नहीं देख सकती, ऐसी पार्टियों के साथ अगर वो सोच रही है कि किसी तरीके से एक फ्लर्ट कर लें या एक रिश्ता बना लें, तो उसमें आप समझिए कि कौन क्या चाहता है। बीजेपी ये चाहती है
कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे से झगड़े के चक्कर में उनको नुकसान न पहुंचाएं, और अगर वो ऐसा करेंगे तो आईओयू ये होगा कि असेंबली के चुनाव में और कॉरपोरेशंस के चुनाव में बीजेपी रेसिप्रोकेट करेगी और उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट करेगी। लेकिन उद्धव ठाकरे को ये कतई गवारा नहीं है, इसीलिए वो एक एश्योरेंस चाहते हैं बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ कि आप लोगों के अंदर चल क्या रहा है। ये जो चल रहा है ये दरअसल एक सब स्टोरी है, ये बीजेपी की नेशनल स्टोरी उतनी बड़ी नहीं है, एक सब स्टोरी है कि बीजेपी के अंदर की नेतृत्व को मजबूत करने के लिए मुंडे और गडकरी के बीच में जो एक रस्साकशी है उसको वो लोग अपने हिसाब से सॉर्ट आउट करने में लगे हुए हैं। लोग चाहते हैं कि हमारा रसूख बढ़ जाए, उसके लिए इस बातचीत का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी को अभी तो बढ़ करके एश्योरेंस देना होगा उद्धव ठाकरे को कि राज ठाकरे से उनकी बातचीत का कोई भी बुरा प्रतिकूल असर उनके अलायंस पे नहीं पड़ेगा, शिवसेना पर नहीं पड़ेगा। लेकिन वो कन्विंस करेंगे कैसे, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि शिवसेना के लोकसभा उम्मीदवारों के सामने तो मन से दम लगा करके लड़ेगी और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच में नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह, ये दो लोग मिलकर के किसी प्रकार से, जिसको कहते हैं टेरिटरी बांटना, उस लाइन पर आगे चल के काम करने की कोशिश करेंगे। कुछ बातचीत अभी होगी, कुछ बाद में होगी। अभी ये अलायंस चुनाव में मैदान में उतरेगा, लेकिन अगर उद्धव ठाकरे बीजेपी की बातों से असंतुष्ट रहते हैं और छोड़ने का फैसला लेते हैं तो ऐसी स्थिति में ये एक स्पेकुलेशन चलेगा कि क्या वो एनसीपी से हाथ मिलाने वाले हैं, क्या एनसीपी बीजेपी को कांग्रेस को छोड़ देगी और बिल्कुल महाराष्ट्र का पूरा राजनीतिक नक्शा इतना बदल जाएगा। अभी ये सोचने में थोड़ा दूर की कहानी लगती है, लेकिन ये सवाल खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया संजय जी। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में ओले पड़ने से करोड़ों की फसल बर्बाद, पूरी खबर देखिए आगे। और मुंबई के जाने माने बिल्डर हीरानंदानी पर सुबह से ही आयकर के छापे, क्या है वजह बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। मुंबई इनकम टैक्स विभाग की जाने माने बिल्डर हीरानंदानी ग्रुप पर सर्वे और छापे आज सुबह से चल रहे हैं। सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हीरानंदानी के मुंबई, ठाणे, बेंगलुरु और चेन्नई दफ्तरों की जांच जारी रही। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता शुमी चौधरी से। शुमी, हीरानंदानी के लगभग सभी ठिकानों पर आईटी का सर्वे और सर्च हुआ है, क्या शक है विभाग को? देखिए, इनकम टैक्स विभाग की इन्वेस्टिगेशन विंग जो है वो हीरानंदानी ग्रुप कंपनीज पर आज सुबह से सर्च और सर्वे उनकी चल रही है। करीब 100 अधिकारी जो हैं इनकम टैक्स विभाग के, वो उनके 30 लोकेशन पे सर्वे और सर्च कर रहे हैं, जिसमें मुंबई, बेंगलुरु, ठाणे और चेन्नई के लोकेशन शामिल हैं। दरअसल आईटी विभाग को शक है कि हीरानंदानी ग्रुप कंपनीज ने यहाँ 3 सालों से टैक्स की चोरी की है, और जो ये अमाउंट है करीब करोड़ों की चोरी की गई है टैक्स की, ऐसा शक है इनकम टैक्स विभाग को। उनका ये भी कहना है कि जो बड़े ट्रांजैक्शन किए गए, उदाहरण के तौर पर जो हैदराबाद और मुंबई में उन्होंने ज़मीन खरीदे, ऐसे कई बड़े ट्रांजैक्शन का जो रिकॉर्ड है उन्होंने अपने रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया है, कहीं भी अपने बैलेंस शीट पर नहीं दिखाया है। इसके अलावा उन्होंने जो बड़े अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं उनके, उसकी भी जांच यहाँ आईटी विभाग कर सकता है। साथ ही जो उनके हार्ड डिस्क हैं 2 से 3 साल में जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, कैश हैं, जब्त भी किए जा सकते हैं सर्च ऑपरेशन के दौरान, ऐसा हमें सूत्र बता रहे हैं। ये जो ऑपरेशन है करीब 2 से 3 दिन और चल सकता है, और अगले 1 हफ्ते में ये आईटी विभाग का ये सर्च कंक्लूड होगा, जिसमें ये बात सामने आएगी कि आखिर कितनी बड़ी यहाँ पर टैक्स चोरी की गई है हीरानंदानी ग्रुप कंपनीज की तरफ से। जी, शुक्रिया जानकारी के लिए। देश के 3 बड़े राज्यों में मौसम क्या बिगड़ा, रबी की फसलों की रिकॉर्ड पैदावार की उम्मीदों पर अब पानी फिर गया लगता है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चने, सरसों और गेहूं की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। जमीन पर बिछी ये बर्फीली चादर किसी हिल स्टेशन का नजारा नहीं, बल्कि महाराष्ट्र में पड़े ओलों का मंजर है।
कुछ ऐसी ही तस्वीरें पिछले हफ्ते राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली थी। होली से ठीक पहले जब सर्दी का मौसम अपना बोरियां बिस्तर समेट रहा होता है और उत्तर भारत में गर्मी दस्तक देने वाली होती है, पिछले 15 दिनों में देश में अलग अलग हिस्सों में तेज बारिश और ओले से तबाही मची हुई है, क्योंकि यहाँ खेतों में कटने को तैयार रबी की फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। मौसम विभाग पर अगर यकीन करें तो कुदरत की ये आफत अभी खत्म नहीं हुई है। 25 फरवरी से लगातार इस प्रकार का मौसम बना हुआ है। मध्य भारत में ही नहीं, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत में भी 12 से 14 के बीच में हल्का सा दौर है, जिसमें कि विदर्भ, मराठवाड़ा और जो संलग्न एरिया है वहां पे कुछ बारिश और रहेगी। ये सिर्फ बेमौसम बारिश नहीं, कुदरत का कहर है, क्योंकि महाराष्ट्र में करीब 7.25 लाख हेक्टेयर की खड़ी फसल बर्बाद हो गई है। मध्य प्रदेश में करीब 2.5 लाख हेक्टेयर समेत राजस्थान से भी तबाही के आंकड़े आ रहे हैं। महाराष्ट्र के बुल्ढाना, जलगांव, धुले, सोलापुर, सतारा, सांगली और अहमदनगर में असर ज्यादा है, जबकि मध्य प्रदेश के 31 जिलों में 3190 गांवों की फसल खराब हो गई है। देश में चूंकि 40% चना मध्य प्रदेश से आता है, लिहाजा जानकार मान रहे हैं कि महंगाई पर से बम्पर पैदावार का हैंगओवर जल्द ही उतर सकता है। नुकसान शायद होगा जरा, मगर उसके बावजूद भी हमारा फसल काफी बड़ा है, तो ये जो तेजी जो आई है मार्केट में, उसका करेक्शन आने का मैं उम्मीद करता हूँ। जो धारणा सबकी थी कि जो नीचे भाव आएंगे मगर वो 200-300 रुपया ज्यादा होना चाहिए, जैसे हम 2800-2900 रुपये गिन रहे, तभी 3300-3400 से नीचे मंडी आएगी नहीं, ऐसा लग रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, देश का करीब 65% चना इन तीनों राज्यों से आता है। देश का करीब 55% सरसों की पैदावार अकेले राजस्थान से आती है। बेशक मौसम की इस टेढ़ी चाल की कीमत देश की इकोनॉमी को भी चुकानी पड़ सकती है। नीरज राय, मुंबई। और खेड़ा की रैली में मोदी पर बरसे राहुल, क्या कहा बताएंगे थोड़ी ही देर में। और राजू श्रीवास्तव ने क्यों लौटाया कानपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट, ये भी जानिए इस विकेट। मारुति के गुजरात प्लांट को लेकर बवाल जारी, संस्थागत निवेशकों ने कंपनी को फिर पत्र लिखा, कहा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सुजुकी के प्रस्ताव को करे खारिज, लेकिन मारुति ने फिर दोहराया डील सभी निवेशकों के हित में। फरवरी में व्यापार घाटे में मोर्चे पर मिली बड़ी राहत, पिछले साल के मुकाबले ट्रेड घाटे में 42% की कमी, लेकिन एक्सपोर्ट में गिरावट ने बढ़ाई चिंता। 5 दिन की शानदार तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली का दबाव, सेंसेक्स निफ्टी करीब 0.5% की गिरावट पर बंद, बैंक और मेटल शेयर सबसे ज्यादा टूटे। नरेंद्र मोदी की दावेदारी को लेकर सस्पेंस करीब खत्म, वाराणसी के साथ अहमदाबाद पूर्व से मिल सकता है टिकट, सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। राहुल ने की मोदी की जमकर खिंचाई, इशारों में ही कहा देश को चौकीदार नहीं अधिकार चाहिए, सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के लिए चमक रहा है गुजरात। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमले में सीआरपीएफ के 15 जवान शहीद, 200 नक्सलियों ने घात लगाकर किया था हमला, अधिकारियों के साथ रमन सिंह की आपात बैठक। मुंबई के नामी बिल्डर हीरानंदानी पर आयकर विभाग के छापे, ग्रुप कंपनियों पर करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी का शक। और सिर्फ 2000 रुपए में करें हवाई सफर, स्पाइस जेट कल से लगाएगा 5 दिन का समर सेल, 14 अप्रैल से 30 जून तक की बुकिंग के लिए ऑफर। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में 15 जवान शहीद हो गए हैं। शहीदों में 11 सीआरपीएफ और 4 राज्य पुलिस के जवान शामिल हैं। एक आम नागरिक भी हमले में मारा गया है। नक्सलियों का यह हमला सुकमा के जयराम घाटी में हुआ। ये वही जगह है जहां बीते साल मई में कांग्रेस के कई नेताओं पर हमले हुए थे। सुबह 9:30 बजे ये मुठभेड़ उस वक्त शुरू हुई जब बंद सड़क को खोलने के लिए सुरक्षा बल का दस्ता वहां पहुंचा। छत्तीसगढ़ पुलिस के मुताबिक सुरक्षा बल का गश्ती दल मौके पर जैसे ही पहुंचा, नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया। इसके बाद सुरक्षा बल के जवानों का दूसरा जत्था वहां से गुजरा, दूसरा दस्ता भी मुठभेड़ में शामिल हो गया। दोनों जत्थों में 40 से ज्यादा जवान मौजूद थे। माना जा रहा है कि हमले के वक्त मौके पर 200 से ज्यादा नक्सली थे।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात के खेड़ा में थे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जमकर खिंचाई की। राहुल ने हालांकि मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में उन पर हमला करते हुए कहा कि देश को चौकीदार की जरूरत नहीं, बल्कि देश की जनता को उसके अधिकार की जरूरत है। हिंदुस्तान को चौकीदार की जरूरत नहीं, हिंदुस्तान की जनता को हक की जरूरत है, अधिकार की जरूरत है। अब देखिए भैया कैसी चौकीदारी हो रही है गुजरात। लाखों एकड़ जमीन गरीब किसानों से छीनी जाती और बड़े बड़े उद्योगपतियों को दी जाती। अगर किसान पूछता है कि भाई ये मेरी जमीन है, उसे परे कर दिया जाता है। ये चौकीदारी है क्या? आरजेडी से रिश्ते तोड़ने के बाद रामकृपाल यादव जल्दी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। रामकृपाल ने आज दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात की। लालू के पूर्व सहयोगी रामकृपाल आरजेडी में बढ़ते परिवारवाद से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। वो पाटलिपुत्र से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू ने इस सीट पर अपनी बेटी मीसा भारती को उम्मीदवार बना दिया। लेकिन बिहार में सत्ताधारी जेडीयू के भी टूटने का सिलसिला जारी है। बिहार की उद्योग और आपदा प्रबंधन मंत्री रेणु कुशवाहा ने आज इस्तीफा दे दिया है। रेणु ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेजा है। सूत्रों के मुताबिक रेणु बीजेपी में शामिल हो सकती हैं और मधेपुरा से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है। सोमवार को पूर्णिया में हुई नरेंद्र मोदी की रैली में रेणु के पति विजय कुमार कुशवाहा बीजेपी में शामिल हो गए। इसी के बाद रेणु के भी बीजेपी में जाने की चर्चा है। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने कानपुर से समाजवादी पार्टी का टिकट वापस कर दिया है। राजू श्रीवास्तव ने टिकट वापस करने के बाद कहा कि उन्हें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग नहीं मिल रहा है। कानपुर का समाजवादी पार्टी का संगठन अगर साथ नहीं दे रहा है तो ऐसा कब तक चलेगा? अब चुनाव एकदम सर पे आ गया है। नेताजी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना है, लेकिन अगर इस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सहयोग नहीं करेंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो नेताजी का सपना कैसे पूरा होगा? और इंडस्ट्री की राजनीतिक पार्टियों से क्या है मांगे, बताएंगे आगे। और अब रिटायरमेंट के लिए म्यूचुअल फंड होगा बेहतर विकल्प, क्या है मार्केट रेगुलेटर सेबी की तैयारी, ये भी देखिए इस ब्रेक के बाद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने में जुटी हैं। ऐसे में उद्योग जगत को नई सरकार से क्या उम्मीदें हैं, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। लोकसभा चुनाव 2014 को लेकर उद्योग जगत बेहद उत्साहित है। उसे नई सरकार से आर्थिक सुधारों की उम्मीद है। इसी के मद्देनजर फिक्की और सीआईआई ने अपने आर्थिक एजेंडे को देश के सभी नेशनल और रीजनल राजनीतिक पार्टियों को सौंपा। इंडस्ट्री बॉडीज के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों को समावेशी विकास को ध्यान में रखते हुए अपना घोषणा पत्र तैयार करना चाहिए। साथ ही कृषि, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ग्रोथ को बढ़ाना नई सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। राजनीतिक दलों को सौंपे गए आर्थिक एजेंडे में फिक्की और सीआईआई ने सबसे ज्यादा जोर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार और रोजगार के बेहतर मौके देने पर दिया। एजेंडे के मुताबिक सालाना 1.5 करोड़ नई नौकरियां पैदा होनी चाहिए। साथ ही हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में एफडीआई की छूट देने की बात भी कही गई। इंडस्ट्री चाहती है कि राजनीतिक पार्टियां इन दोनों सेक्टरों में विदेशी संस्थाओं को पूरा मौका दें। यही नहीं, इंडस्ट्री चाहती है कि सरकार हेल्थ केयर सेक्टर जीडीपी का करीब 3% खर्च करे। हमें विश्वास है कि जो कोई भी नई गवर्नमेंट आएगी, मेरे ख्याल से एक नई एनर्जी के साथ आएगी, नई जोश के साथ आएगी, नई थिंकिंग के साथ आएगी और उससे मोमेंटम जरूर बढ़ेगा। तो हमें विश्वास है इंडस्ट्री में कि नई गवर्नमेंट आने के बाद इकोनॉमिक ग्रोथ का पेस, पॉलिसी पेस, इंप्लीमेंटेशन पेस, डिलीवरी पेस, सब पे फायदा होगा। इकोनॉमिक एजेंडा के मुताबिक टैक्सेशन को आसान बनाने के लिए जीएसटी को अमल में लाया जाना जरूरी है। साथ ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का दायरा बढ़ाते हुए आधार को एजुकेशन, खाद्य और केरोसिन पर मिलने वाली सब्सिडी से जोड़ना चाहिए। साथ ही स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करते हुए खास पॉलिसी का भी निर्माण जरूर किया जाना चाहिए। इंडस्ट्री बॉडीज का मानना है कि अगर इन सभी सुझावों को अमल में लाने से अगले 2 से 3 साल में जीडीपी को 8% तक जरूर पहुंचाया जा सकता है।
फिक्की और सीआईआई को उम्मीद है कि उनकी ओर से सुझाए गए इकोनॉमिक एजेंडा को तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में तरजीह देंगी। लेकिन खास बात यह है कि सिर्फ मैनिफेस्टो में शामिल करने भर से ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पटरी पर लाना मुमकिन नहीं होगा, बल्कि नई सरकार को इन नीतियों को अमल में लाने के लिए पुख्ता रोड मैप की भी जरूरत होगी। दीपाली नंदा, दिल्ली। क्या आप अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की सोच रहे हैं? इसके लिए म्यूचुअल फंड भी अब एक अच्छा विकल्प हो सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने रिटायरमेंट के लिए नया प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान लाने का प्रस्ताव दिया है। पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए के आंकड़ों के मुताबिक देश में नौकरी करने वाले सिर्फ 12% लोग ही रिटायरमेंट प्लान का फायदा उठा रहे हैं और असंगठित क्षेत्रों में तो अधिकतर लोग इस सुविधा से वंचित हैं। सेबी को रिटायरमेंट के मकसद से म्यूचुअल फंड को बढ़ावा देने का अच्छा स्कोप दिख रहा है। इसलिए सेबी ने रिटायरमेंट की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। सेबी के मुताबिक सभी कंपनियों को इसे लॉन्च करने की मंजूरी मिलनी चाहिए। अभी ये नया स्कीम जो प्रपोज किया है उसमें ऐसी चीज होगी कि वो व्यक्ति कहता था कि मेरा जो 12% प्रोविडेंट फंड में जा रहा है उसको आप इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दीजिए और उसको पूरा इक्विटी में लगाने दीजिए। तो ऐसी एक राइट हम देते हैं इन्वेस्टर्स को, और वो अगर इक्विटी का चूज करते हैं ऑप्शन थ्रू दिस स्कीम तो उनको लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न मिल सकती है। अमेरिका में इस तरह के प्लान 401k में करीब 2.5 लाख करोड़ के एसेट हैं। सेबी के मुताबिक मौजूदा 3.5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स में 10% लोग भी अगर 50,000 सालाना इस रिटायरमेंट प्लान में निवेश करते हैं तो कंपनियां 18,000 करोड़ रुपए जुटा सकती है। फिलहाल ऐसे 2 म्यूचुअल फंड रिटायरमेंट प्लान मौजूद हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया पेंशन फंड ने 1997 से अब तक सालाना करीब 12.25% रिटर्न दिया है, जबकि यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड ने 1994 से अब तक 10% का रिटर्न दिया है। अगर आप इसकी तुलना इंश्योरेंस के पेंशन प्लान से करेंगे तो वहां सिर्फ 4 से 6% का रिटर्न है। जितना स्कीम मार्केट में है इंश्योरेंस लिंक प्रोडक्ट, उसमें एक तो है चार्जेस ज़्यादा है। म्यूचुअल फंड्स के मुताबिक आपको देखेगा तो चार्जेस ज़्यादा है, और इंश्योरेंस का चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस चाहिए या नहीं, आपको इंश्योरेंस का चार्जेस भी देना पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल में इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि रिटायरमेंट के लिए एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाएंगे, और उनका इंश्योरेंस चाहिए तो इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस अलग ले सकता है। अभी भी घरेलू सेविंग का 56% बैंक डिपॉजिट, 16% इंश्योरेंस में और 15% प्रोविडेंट और पेंशन फंड में जाता है। ऐसे में म्यूचुअल फंड निवेश बढ़ाने के लिए सेबी ने मांग की है कि सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट की सीमा 2 लाख की जाए। साथ ही म्यूचुअल फंड में 50,000 निवेश करने के लिए अलग से टैक्स छूट मिले। अगर म्यूचुअल फंड लिंक्ड रिटायरमेंट प्लान को कामयाबी मिलती है तो ना सिर्फ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा, बल्कि निवेशकों को भी रिटायरमेंट प्लान के अच्छे विकल्प मिलेंगे। वीरेंद्र व्यास, मुंबई। और आइसक्रीम का मजा होगा महंगा, कंपनियां कितना बढ़ाएंगी दाम, बताएंगे आगे। और स्पाइस जेट कल से एक बार फिर लगाएगा 5 दिन का समर सेल। क्या है ऑफर और कितने में मिलेंगी टिकटें, देखिए आगे। गर्मियों में मात्र 2,000 रुपए में अब आप हवाई सफर का मजा ले सकेंगे। बजट एयरलाइन स्पाइस जेट ने एक बार फिर सस्ते टिकट की महा सेल लगा दी है। सुपर होली सेल ऑफर के तहत टिकट मात्र 1,999 रुपए से शुरू होंगे। इन सस्ते टिकटों की बुकिंग आप कल से 16 मार्च तक करा सकते हैं, लेकिन ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल से 30 जून के बीच की यात्रा के लिए लागू होगा। ऑफर के तहत दिल्ली से चंडीगढ़ तक का हवाई सफर आप सिर्फ 1,999 रुपए में, हैदराबाद से कोच्चि 3,000, अमृतसर से मुंबई 4,000 में तय कर पाएंगे। तो गर्मियों में हवाई सफर तो सस्ता हो गया, लेकिन आइसक्रीम के लिए अब थोड़े ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। कंपनियों के सामने क्या है दाम बढ़ाने की मजबूरियां, आइए दिखाते हैं। इस गर्मी में ठंडक पाने के लिए आपको अपनी जेब थोड़ी गर्म रखनी पड़ेगी, क्योंकि आइसक्रीम कंपनियों ने इसकी कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी कर दी है।
आइसक्रीम कंपनियों का कहना है कि मिल्क पाउडर के एक्सपोर्ट को पिछले साल जो मंजूरी दी गई है उससे इसकी कीमतें 20% तक बढ़ चुकी हैं। ड्राई फ्रूट सहित सभी कच्चे माल की लागत 20% तक ऊपर चली गई है, मगर बावजूद इसके आइसक्रीम की कीमतों में अभी तक सिर्फ 10% की ही बढ़ोतरी हुई है। इस बार करीब हम स्किम मिल्क पाउडर फैट मतलब जो क्रीम है उसमें 40 से 50% का प्राइस इंक्रीज हुआ है, मेनली बिकॉज ऑफ द एक्सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया करीब 1 साल पहले। सो एक्सपोर्ट हैज़ इंक्रीज ऑफ द स्किम मिल्क पाउडर एंड अदर प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। सो उसकी वजह से देयर इज अ स्कैरसिटी इन द कंट्री। देश में आइसक्रीम का मार्केट साइज करीब 3000 करोड़ रुपए का है और इसमें सालाना 22 से 25% की ग्रोथ हो रही है। खासकर गुजरात में हैवमोर, वाडीलाल, अमृत जैसे बड़े प्लेयर्स हैं, जबकि दिल्ली में मदर डेयरी और क्वालिटी वॉल्स जैसे बड़े खिलाड़ी इस बाजार में मौजूद है। मगर इन कंपनियों को उम्मीद है कि दाम बढ़ने के बावजूद इंडस्ट्री की ग्रोथ पर असर नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आइसक्रीम के रेट बढ़ रहे हैं, काफ़ी हर रोज़ की ज़रूरत की आइटमों के भी रेट्स बढ़ते हैं। आई थिंक लोग भी इसके लिए तैयार है, इकोनॉमी भी पैपअप हो रही है, अभी सेंसेक्स भी बढ़ रहा है जैसे हमने देखा है लास्ट 4-5 दिनों के अंदर। तो मेरा मानना है कि प्राइस इंक्रीज अच्छे मूड से लिया जाएगा कंज्यूमर की ओर से, एंड हम लोग अराउंड 20-22% का ग्रोथ एंटिसिपेट कर रहे हैं आने वाली सीजन के अंदर। अपने प्रोडक्ट्स की कीमतों में बढ़ोतरी करने के साथ कंपनियों के लिए चिंता का विषय ये है कि वो अपनी ग्रोथ को 22 से 25% के लेवल पे बना के रखें। इसके लिए कंपनियां इस सीजन में 5 रुपये से लेके 100 रुपये तक के कुछ नए प्रोडक्ट्स लेके आ रही है, जिसमें खासकर बच्चों और युवाओं के लिए नए प्रोडक्ट्स होंगे। मनीष देसाई, अहमदाबाद। और आवाज 9 में फिलहाल इतना है। कल आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।